बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक हमारा चल रहा है कि जब आप टेक्स्ट पढ़ें, कोई किताब पढ़ें, कोई नावल पढ़ें, कोई कहानी पढ़ें, या किसी अखबार का मुताला करें, या किसी रिसाले को पढ़ें, या वेबसाइट पे जाके कुछ पढ़ने की कोशिश करें, तो जब आप पढ़ते हैं टेक्स्ट को तो आपको कितनी बातों का ख़याल रखना है। ठीक है, तो हमने आपसे कहा कि 9 बातों का ख़याल रखिए। जब आप 9 बातों का ख़याल रखते हैं और रख कर पढ़ते हैं उसे, तो आप उस टेक्स्ट से, उस मटेरियल से ज़्यादा सीख पाते हैं। और अगर आप इन 9 बातों का ख़याल नहीं रखें, बस ऐसे ही पढ़ते जाएं धड़ाधड़, तो पता चलता है कि आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन आपको आया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 9 बातों में से तकरीबन 5 बातें मुकम्मल हो गई थी। तो आज हम छठी बात पढ़ने जा रहे हैं कि जब आप पढ़ना शुरू करें तो कितनी बातों का ख़याल रखें। उसमें से कौन सी बात पढ़ रहे हैं अब हम? छठी बात, नंबर 6। नंबर 6 को इंग्लिश में कहते हैं आयरनी। ठीक है, और उर्दू में क्या बोलेंगे इसे? इसको आसान उर्दू में क्या बोलेंगे? जब कोई कहानी होती है ना, तो उस कहानी में आयरनी पाई जाती है। उर्दू में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आयरनी का मतलब उस कहानी की सख्ती, उस कहानी की चुभन। आयरनी का मतलब क्या है? उस कहानी की चुभन, उसकी तकलीफ़, उसको हम कहते हैं आयरनी। अब इसको एक लफ्ज़ में कैसे बयान करेंगे? या कहानी की मुश्किलात। चलें, मैं कोशिश करता हूँ कि इस लफ्ज़ में ये बात बयान कर दूँ, कहानी की मुश्किलात। ठीक है, ड्रामा भी आप देखते हैं तो आपने देखा है उस ड्रामे में भी थोड़ी सी मुश्किलात आ जाती हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होती। मतलब विलन कोई ऐसी बात कहता है कि आपका जी चाहता है ये बाहर आए ना, इसका मैं मुंह तोड़ दूँ। तो अब आप क्या बोलेंगे? इसमें आयरनी है, यानी वो बात जो आपको चुभ रही है, जो आपको गुस्सा दिला रही। सही है, यानी आप बोला ये तो हीरो तो पागल है, इसकी जगह अगर मैं होता ना, मैं तो इसको ऐसा कूटता सही से। तो जब आपकी ये वाली कैफियत हो रही है उस कहानी को पढ़ के, तो आप कह रहे हैं कि भाई इस कहानी में क्या मौजूद है? आयरनी मौजूद है, या मुश्किल मौजूद है। मुश्किलात का लफ्ज़ सही नहीं मेरा ख्याल, इसको चुभन बोलें, है ना? मुश्किलात का लफ्ज़ ठीक नहीं है, इसके लिए क्या इस्तेमाल करें? चुभन। ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। चलें, तो कहानी में क्या मौजूद है? चुभन मौजूद है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा है ना, एक फ़िल्म आपने देखी थी 3 इडियट। सही है, अच्छा उसमें मज़ाहिया भी फ़िल्म थी बहुत वो। ठीक है, लेकिन उसमें चुभन भी बहुत थी। चुभन का मतलब ये है कि वो लड़का फांसी लट के मर गया था। एक याद है आपको, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट नहीं हुआ था या क्या बात थी। इसी तरीके से वो उनकी जो अम्मा होती हैं और उनके अब्बा होते हैं सांस के मरीज़। अच्छा, वो उन्होंने मिज़ाह बना दिया उसको। लेकिन अगर आप उसको किसी दूसरी फ़िल्म में देखेंगे ऐसे सीन को कि बाप जो है वो सांस का मरीज़ है, अम्मा जो है वो बर्तन धोती हैं जाके लोगों के, और बेटा जो है वो पढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे भाई इसमें तो बड़ा दर्दनाक मंज़र है और ये तो बड़ा चुभता है, मतलब दिल रोने को आता है उसको देख के। ठीक है, तो अलमिया भी कहते हैं। चुभन के बजाय इसको एक लफ्ज़ और इस्तेमाल कर लें, अलमिया। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो है वो 3 हालतें हो सकती हैं। 3 तरह से ये चुभन और ये बात आपको कहानी में मिलेगी। पहली बात है वर्बल आयरनी।
वर्बल आयरनी यानी लफ्ज़ी अलमिया। ठीक है, लफ्ज़ी अलमिया साथ साथ लिखते भी जाएं ताकि मुझे रुकना ना पड़े। तो लफ्ज़ी अलमिया का मतलब ये है कि जो कैरेक्टर है कहानी में वो बोल कुछ रहा है लेकिन उसका मतलब कुछ और है और उस मतलब में दुख है। सही है। जैसे कहानी में मौजू ये चल रहा है कि जो हीरो है या जो किरदार है, कैरेक्टर है, उस पर काम का बहुत लोड है, बहुत काम करता है वो सारा दिन। सही है। और ऐसे में उसके वालिद साहब उसको कहते हैं कि ये जो दरवाज़ा है इस पे रंग भी करना है। पहले ही उसके पास क्या है, कान खुजाने की फुर्सत नहीं है उसे, लेकिन अब्बा ने क्या बोला है, ये दरवाज़े पे रंग भी करना आज। तो जवाब में वो ये बोले, हाँ हाँ आप दे दें, मैं तो बहुत फारिग आदमी हूँ। ऐसे बोल रहा है, कोई मसला नहीं है अब्बा जी, आप दे दें, मेरे पास बहुत टाइम है, करता ही क्या हूँ मैं सारा दिन, आराम तो करता हूँ, कर दूँगा रंग। अब ये जो बात उसने बोली है ये ज़बानी अलमिया है, लफ्ज़ी अलमिया। अल्फाज में उसने क्या बोला, मायने उसके कुछ और हैं, बोल वो कुछ और रहा है, लेकिन सुनने वाले और पढ़ने वाले उसके दर्द से वाकिफ़ हैं कि जो बात उसने बोली है वो दरअसल वो नहीं है, बल्कि इसमें दर्द है, इसमें गम छुपा हुआ है, इसमें दुख छुपा हुआ है। तो ऐसे आयरनी को या ऐसे अलमिया को आप क्या बोलते हैं, लफ्ज़ी अलमिया या वर्बल आयरनी। समझ में आ गई बात। जैसे हाँ हाँ है ना, आप लोगों के घरों में भी ये जुमले बोले जाते होंगे, अम्मा बोलती होंगी, अरे हाय है ना तुम्हारी माँ, वो कर लेगी, तुम रहने दो, जाओ खेलो ऐश करो। ये जब अम्मा बोलती हैं इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि जाओ जाओ ऐश करो खेलो, खुले दिल से बोल रही हैं वो। वह रहने दो, तुम नहीं दो बर्तन, अरे बेटा आ जाओ आराम से लेटो, माँ है ना तुम्हारी काम करने के लिए, वो तो पैदा ही इसीलिए हुई है। ठीक है। अच्छा बोल क्या रही हैं वो मायने क्या है इसके, उसमें दुख है, अलमिया है, उसमें तड़प है। सही है। तो इस तरह की बात अगर किसी कहानी में आ रही है तो आप समझ जाइए कि ये दरअसल क्या है, वर्बल आयरनी इसमें मौजूद है। क्लियर हो गई बात आपको। नंबर 1। नंबर 2, ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी का मतलब व्हेन द रीडर अंडरस्टैंड, जब रीडर को तो पता होता है लेकिन जो कैरेक्टर है उसको नहीं पता होता। सही है। रीडर को पता है, पढ़ने वाले को पता है कि भाई ये तो गड़बड़ हो रही है इसमें, लेकिन जो कैरेक्टर है उसको नहीं पता। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर मुसन्निफ़ ने एक किरदार को अभी मिसाल के तौर पर आप लोगों ने फेसबुक पे एक तस्वीर देखी होगी कि एक चूज़ा होता है, वो दाना चुग रहा है और उसके बिल्कुल बराबर में कौन है, सांप है। तो वो जो चूज़ा है उसको नहीं पता कि उसका अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन जो देखने वाला है उसको पता है। रीडर को पता है कि कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है, लेकिन कैरेक्टर को नहीं पता। यानी मुसन्निफ़ ने कहानी का ताना बाना ऐसे बुना कि लड़का जा रहा है आगे की तरफ और आगे गार के अंदर भेड़िया है। अच्छा, उसने बातों बातों में, मंजर कशी में आपको बता दिया है कि वो गार में क्या है, भेड़िया है, लेकिन जो लड़का जा रहा है उसको इस बात की खबर नहीं है। तो अब पढ़ने वाला क्या बोला, ओए रुक जा, आगे मत जा, है
ओए आगे भेड़िया है। अच्छा, कैरेक्टर को नहीं पता, पता किसको है? जो पढ़ रहा है, जो रीडर है, उसको पता है। तो इस किस्म की जब आपको चुभन हो रही है, अलमिया क्रिएट हो रहा है आपके दिल दिमाग के अंदर, ऐसा अलमिया जिसमें आप ज़्यादा जानते हैं और कैरेक्टर को नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। सही है। अभी ऐसा भी होता है ना, जैसे एक सीन में ये दिखाया है कि भाई अब्बा का इंतकाल हो गया, और दूसरे सीन में ये दिखाया है कि बच्चा लड़का जो है ना, वो कॉलेज के अंदर पार्टी के अंदर गाना गा रहा है। तो अब वो जब देखने वाले को तो पता है वहाँ तो उसके अब्बा का इंतकाल हो गया, और यहाँ ये देखो। तो अब वो आपके अंदर जो चुभन पैदा हो रही है, जो आयरनी पैदा हो रही है, वो आयरनी किस टाइप की है? वो दरअसल इस टाइप की है, ड्रामेटिक आयरनी। हम बोलेंगे इस कहानी में ड्रामेटिक आयरनी पाई जाती है। जैसे अभी आप कहानी पढ़ रहे हो, कौन सी कहानी चल रही है आपकी? कावर्ड लॉइन। उस कावर्ड लॉइन के अंदर आप देखिएगा कि एक बच्चा जो है वो भी आएगा सामने, आगे बैठा हुआ होगा, ठीक है, और शेर उसके सामने आएगा। तो जो पढ़ने वाले उनको पता है क्या, ये जो शेर है ये क्या सोचता हुआ आ रहा है कि भाई मुझे कोई मज़ेदार सा मोटा सा बच्चा मिल जाए, मैं उसे खा जाऊँ। अच्छा, बच्चे को पता है ये बात, तो कैरेक्टर को नहीं पता, रीडर को पता है। तो जैसे ही आप इस जुमले से गुजरेंगे, आप बोलेंगे ओ माय गॉड, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ड्रामेटिक आयरनी है। सही है। तो मुसन्निफ़ जो लिख रहा होता है ना, वो इस तरह की आयरनी डेवलप करता है, क्योंकि इससे भी तहरीर में हुस्न पैदा होता है, तजस्सुस पैदा होता है। सही है। अंदर एहसास डेवलप हो रहा होता है, और क्या होगा अब, और आप क्या चाहते हो कि वो बच्चा बच जाए। सही है। और बच्चे को किसी तरीके से पता चल जाए कि भाई ये शेर आ रहा है और बुनियादी मकसद इसका क्या है, ये तो प्लान करके क्या आ रहा है। शेर को पता है, ये बच्चे को पता है ये बात, आपको पता है? आपको कैसे पता है? आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो कैरेक्टर जो है, जो मौजूद है, उसको इल्म नहीं है, लेकिन जो रीडर हैं उनको इस बात का इल्म है। तो इस एहसास में रीडर क्या चाहता है कि वो कैरेक्टर बच जाए, वो कैरेक्टर उस तकलीफ़ में ना जाए। तो ये जो कशमकश डेवलप होती है उसके अंदर इस बात की, इसे हम क्या कहते हैं? ड्रामेटिक आयरनी। हम बोलेंगे तहरीर में ड्रामेटिक आयरनी पाई जाती है। इसको उर्दू में कैसे लिख सकते हैं? मैं इसको उर्दू में भी ऐसे ही लिख देता हूँ, ड्रामाई अलमिया। ठीक है। चलिए, दूसरे किस्म का जो आयरनी है वो ड्रामाई अलमिया है। नंबर 3, इसको हम कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। ठीक है। सिचुएशनल आयरनी क्या मतलब? गैर मुतवक्को हो जाए। पढ़ने वाला समझ रहा था, तवक्को थी कि ऐसा होगा, लेकिन उसकी तवक्को के ख़िलाफ़ हो गया कहानी में। जैसे आप हर कहानी के अंदर एक हीरो तलाश करते हैं, एक हीरोइन तलाश करते हैं। पढ़ने वाला क्या चाहता है? उसमें एक हीरो, एक क्या हो, हीरोइन हो, आगे जाएं, दोनों की फिर शादी हो जाए। यही आमतौर पर यही होता है। हम हर कहानी पढ़ते हैं, उसमें शहज़ादा होता है, एक शहज़ादी होती है। सही है। लड़ाई होती है, जिन आ जाता है, उसको मार देता है, उसको मार देता है, आखिर में क्या होता है? शादी हो जाती है। लेकिन आप कोई कहानी ऐसे पढ़ें कि आपको ये तवक्को हो कि आखिर में क्या होगी? शादी। लेकिन वो जिन आए और शहज़ादी को भी मार दे, शहज़ादे को भी मार दे, दोनों को मार दे। अब आप जब पढ़ो, ये क्या हुआ? हम तो क्या सोचे बैठे थे कि भाई ये तो इसका एंड ऐसे होगा, या इसमें ये सीन ऐसे होगा, लेकिन सीन क्या हो गया? एकदम बदल गया। जैसे दानिश मर गया कैसे रोए सब हैं, सारे लोग रोने लगे, दानिश मर गया। जिसको देखो दानिश मर गया। क्यों? वो क्यों रो रहे हैं? वो आयरनी, वो चुभन क्यों है? वो इसलिए है कि दरअसल
उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा होगा, उनको इस बात की तवक्को नहीं थी कि ऐसा होगा। उनको तवक्को क्या थी? मिस से शादी हो जाएगी है ना, तो जो मिस हैं उनसे क्या हो जाएगी, सब लोग ये जहन बना के बैठे हुए थे। लेकिन क्या हुआ, वो बेचारा आया, उसको दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। और जैसे ही मर गया तो सारे लोगों को कौन सी आयरनी डेवलप हो गई? सिचुएशनल आयरनी डेवलप हो गई, यानी गैर मुतवक्को अलमिया डेवलप हो गया। इस बात की तवक्को नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। आप फिल्म देख रहे थे, उस फिल्म में एक हीरो था, उसी के ऊपर आप बेस कर रहे थे कि अब ये बदला लेगा। पता चला वो गया और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, एक तो ये भी शौक वाली बात थी, ओए हीरो का एक्सीडेंट हो गया अच्छा, फिर आपके दिमाग में थी चलो एक्सीडेंट हो गया ना, अब ये जाएगा और ये बच जाएगा, इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। और वो पता चला हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पहले मर गया। अब आप बोलेंगे यार ये क्या हुआ कहानी के अंदर? ठीक है, इस किस्म का जो अलमिया होता है जिसकी तवक्को आपको नहीं होती, इस किस्म के अलमिया को आप क्या कहते हैं? सिचुएशनल आयरनी, या मैं उर्दू में ऐसे लिखूँगा, गैर मुतवक्को अलमिया। गैर मुतवक्को अलमिया। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो हम छठा एलिमेंट पढ़ रहे हैं कि जब भी हम किताब पढ़ेंगे तो किताब पढ़ने के दौरान हम टेक्स्ट को, कहानी को जब पढ़ रहे होंगे तो हम मद्देनज़र रखेंगे इसके अंदर कि जो वाक़या चल रहा है वो वाक़े में अलमिया पाया जाएगा। अलमिया का मतलब जिससे आपको थोड़ा दुख होगा, जो आपको गमज़दा करेगा, जो आपको बेचैन करेगा, वो वाक़या भी उसमें मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा, वो वाक़या 3 तरह से आ सकता है। पहली जो तरीक़ा है वो लफ्ज़ी अलमिया। लफ्ज़ी अलमिया का मतलब जुमला बोलने वाला ऐसे बोलेगा कि उसका मकसद गम होगा लेकिन जुमले में वो बात बयान नहीं होगी, वो तंज़ कर रहा होगा। सही है, वो दुख का इज़हार कर रहा होगा लेकिन दुख का इज़हार लफ्ज़ों से नहीं हो रहा होगा, बल्कि जो वो कह रहा है वो कुछ और है, हकीकत में कुछ और है। अच्छा, पढ़ने वाला जानता है उसे, क्योंकि पढ़ने वाला उसके पीछे के हालात देख रहा है। अब वो जो लफ्ज़ बोल रहा है वो कह रहा है कि भाई ये जो लफ्ज़ है ना, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर बहुत ही गरीब आदमी है, कोई कहानी चल रही है, बहुत ही गरीब है, पैसे नहीं है खाने को, ठीक है। अब वो जा रहा है, रास्ते में जो है ना उसको एक कुत्ता मिल गया, वो भी भूखा है, मर रहा है, तो वो उसको गोद में उठा ले रहा है कि कोई मसला नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब बोल तो वो ये रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अच्छा, ख़ुद निकला है बेचारा खाने के लिए, ढूंढने के लिए, उसको भी उठा लिया उसने। तो जब आप उसके जुमले सुनते हैं कि वो बोल रहा है तो आप क्या बोलते हैं? ये बोल कुछ और रहा है और हकीकत में इसको तकलीफ़ और दुख कुछ और है। तो इस किस्म का जो आयरनी डेवलप हुई है उसे क्या बोलते हैं? लफ्ज़ी अलमिया। उसके बाद ड्रामेटिक अलमिया। ड्रामेटिक अलमिया का मतलब रीडर को पता है कि मुश्किल कहाँ आ रही है, लेकिन जो कैरेक्टर है उसमें उसको इल्म नहीं है और वो कोशिश क्या कर रहा है कि किसी तरीके से रुक जाए। सही है, इस किस्म के अलमिया को या इस किस्म के आयरनी को आप क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक आयरनी। और तीसरा है सिचुएशनल आयरनी। इसका मतलब ये है कि तवक्को ये लगाई हुई थी कि ऐसा होगा, तहरीर में ये बात आएगी, ठीक है, लेकिन वो बात नहीं आई, उससे बिल्कुल उलट आ गई। तो इस तरह जो सिचुएशन डेवलप होती है कहानी के अंदर या ड्रामे के अंदर या नावल के अंदर, उसको आप कहते हैं कि ये एक सिचुएशनल आयरनी है या गैर मुतवक्को अलमिया है। क्लियर हो गई बात आपको? चलिए जनाब, ये था हमारा छठा टॉपिक। अब हम आ गए 7वें टॉपिक पर। 7वां टॉपिक है आपका थीम। उर्दू में क्या बोलेंगे थीम को? मौजू। ठीक है, मौजू क्या है? ठीक है,
जो हम पढ़ रहे हैं इसकी थीम क्या है, इसका मौजू क्या है? लव स्टोरी है, सही है। ये जो कहानी है ये बुनियादी तौर पर नसीहत आमोज़ है, सबक आमोज़ है, सही है। फैंटेसी है, फैंटेसी का मतलब इसमें तो ख्वाबों की बातें हैं, ठीक है। तो जो थीम है वो उसका भी आपको टेक्स्ट पढ़कर, पूरी कहानी पढ़कर आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि इसकी थीम क्या है। बाज़ कहानी इस्लाही होगी, इस्लाही का मतलब उसमें आपकी इस्लाह के पहलू होंगे ऐसी बात बताई गई होगी जो आपकी ज़िंदगी के लिए कारआमद होगी। तो आप बोलेंगे भाई इस स्टोरी का जो थीम है वो इस्लाही है। बाज़ स्टोरी का जो थीम होगा वो मज़ाहिया होगा, मतलब पूरी कहानी के अंदर आप पढ़ते जाएंगे और आप हंसते जाएंगे। तो हम बोलेंगे क्या थीम है कहानी की, तो आप बोलेंगे भाई ये कहानी जो है वो एक वाक़या बयान कर रही है जिसमें मिज़ाह है, ठीक है। बाज़ कहानियाँ जो है वो तारीख़ी होती हैं, बाज़ कहानियाँ नफ्सियाती होती हैं, वो नफ्सियाती पहलू है, इसमें इंसान की नफ्सियात बयान की गई है, सही है। बाज़ कहानी ऐसी होती है जिससे सेल्फ़ हेल्प मिलती है, यानी पढ़ने वाला जो है वो अपनी ज़ात को बेहतर बनाने का फ़ैसला करता है उसको पढ़ के, यानी उससे वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसके अंदर क्या पैदा हो गया कि यार मैं अपने आप को बेहतर करूं, सही है। तो हम बोलेंगे भाई ये जो कहानी थी या जो इस तहरीर थी इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सेल्फ़ हेल्प। ये आदमी को इस बात पर आमादा करती है कि वो ख़ुद अपने आप को मैनेज करे, सही है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी कहानी पढ़ी जिसमें ये बताया है कि जो हार्ट अटैक हो गया एक आदमी को और उसकी सारी जो है वो वजूहात बताई कि वो देर से सो के उठता था, वो दौड़ नहीं लगाता था, वो ग़िज़ा की जो है वो। तो उस कहानी को पढ़ने के बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो गए कि यार अगर मैं भी ऐसा ही करूँगा तो ये मेरा भी अंजाम यही हो गया। और आपने उस कहानी को पढ़ने के बाद ये फ़ैसला किया कि मैं अब रोज़ाना एक्सरसाइज करूँगा, मैं भागूँगा। तो आप बोलेंगे ये जो कहानी थी इसकी थीम क्या थी? ये सेल्फ़ हेल्प पर मबनी थी, यानी पढ़ने वाले की क्या करती है, शख्सियत में बदलाव लाने की कोशिश करती है। तो कोई भी कहानी पूरी की पूरी पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि इसकी थीम क्या है, इसका मौजू क्या है। थीम से हम क्या मुराद ले रहे हैं उर्दू में? मौजू। इसका क्या मौजू है, ये पूरी बात अपनी जो है वो किस डायरेक्शन में बयान कर रही है कहानी, ठीक है। ये समझ में आ गई बात? अच्छा जी, इसके बाद कौन सी चीज़ रह गई? अब 7वां हो गया, 8वां। 8वां मैं यहाँ लिख रहा हूँ पर्पज़ ऑफ स्टोरी, बल्कि डस्टर दे मुझे क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, ये नहीं हो पाएगा। ये लिख लिया था आपने थीम? ठीक है जी। उसके बाद अगला टॉपिक है, आपने देखा कि मैं आपको जब शुरू किया मैंने ये टॉपिक तो मैं लफ्ज़ पर था, लफ्ज़ों से मैं जुमलों पर आया कि जुमले किस तरह से होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। अब हमने जब थीम की बात की है तो हम दरअसल अंदर पैराग्राफ में नहीं है, हम पूरी कहानी में हैं। इसी तरीके से आपने देखा स्टोरी का स्ट्रक्चर जब हमने बताया था आपको, स्टोरी कैसे ऊपर जा रही है, कैसे क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, कैसे जो है वो नीचे उतर रही है, उसमें भी हमने पूरी स्टोरी को डिस्कस किया, ठीक है। और अभी जब हम थीम हमने डिस्कस किया तो उसमें भी हमने मौजू डिस्कस नहीं किया, बल्कि पूरा जो स्टोरी है उसका आखिरकार क्या, ऊपर से आप जब स्टोरी को देखेंगे तो आपको थीम का पता चलेगा। और हम बाहर आ रहे हैं, वो है 8वीं बात, पर्पज़ ऑफ स्टोरी। पर्पज़ ऑफ स्टोरी या टेक्स्ट, ये जो है वो मुसन्निफ़ की जानिब से है। किसकी जानिब से? मुसन्निफ़ का मतलब जो जिसने कहानी लिखी है उसकी नज़र में कहानी का मकसद क्या था,
इस तहरीर को क्यों लिखा है उसने, इस बात में और मौजू में फ़र्क है, याद रखना। ठीक है, मौजू का मतलब ये होता है कि तहरीर की किस्म क्या है, और ये जो पर्पज़ ऑफ राइटिंग है इसका मतलब क्या है कि मुसन्निफ़ ने जब कलम उठाया है तो उसके जहन में क्या मकसद था लिखने का। ये मकसद 3 तरह के हो सकते हैं। ये मकसद कितनी तरह के हो सकते हैं, या तहरीर का मकसद, उर्दू में क्या बोलेंगे इसे, तहरीर का मकसद। ये मकासद 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है, तफरीह, कि उसने जो बात लिखी थी वो किस लिए लिखी थी, तफरीह के लिए लिखी थी। तफरीह के लिए जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो क्या हैं, स्टोरीज़ हैं। तफरीह के लिए जो लिखा जाता है वो शायरी है। तफरीह के जो लिखा जा सकता है वो ड्रामा है। और तफरीह के जो लिखा जा सकता है वो सॉन्ग्स हैं, गाना लिखा है किसी ने। स्टोरीज़ का मतलब कहानियाँ, पोएम्स का मतलब नज़में या नज़म, ड्रामा का मतलब ड्रामा, और सॉन्ग्स का मतलब गाने। ठीक है, तो आप तहरीर को पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लिखने वाला बैठा था उसने किस मौजू पे लिखा है। उसके मौजूआत कितने हो सकते हैं, 3। पहला मौजू क्या है, एंटरटेनमेंट। दूसरा मौजू क्या है, इंफॉर्मेशन। क्या है, इंफॉर्मेशन, वो कुछ मालूमात आपको देना चाहता है, वो कुछ मालूमात देना चाहता है। ठीक है, इसकी किस्मों में मैं इसकी किस्में यहाँ लिख रहा हूँ। एसे और आर्टिकल, एसे और आर्टिकल, यानी मज़ामीन। वो मज़मून के ज़रिए से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, या उसने कोई आर्टिकल लिखा है उसके ज़रिए से वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। ठीक है। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, ये उसका मौजू है। वो आपको कुछ हिदायत देना चाह रहा है। उसकी जो तहरीर है उससे आपको कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है कि आप ये करें, पहले नंबर पे ये करें। जैसे रेसिपी होगी वो क्या होगी, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन होगी। कि उसमें जो मुसन्निफ़ ने क्या लिखा है, उसने बोला कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। ठीक है। और ऐसे क्या होगा, ऐसे मज़मून है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ फ़कीर ज़्यादा हो गए इलाक़े में, फ़कीर, तो मैं एक मज़मून लिखूं और जिसमें इस बात को दिखाऊं कि भाई हमारे यहाँ जो भिखारी हैं उनकी लानत बढ़ रही है। आए रोज़ जो है वो सड़कों पर हमें भिखारी नज़र आते हैं। ठीक है। ये भिखारी आते कहाँ से हैं, सही है, इनकी रहन सहन का तरीक़ा क्या है, वग़ैरह वग़ैरह। ये लेके मैं क्या करूँ, एक पूरा मज़मून लिख दूँ। तो जो मेरी तहरीर का मकसद है वो क्या है, ऐसे है या मकसद तो क्या है कि मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने क्या लिखा है, ऐसे लिखा है, या कोई आर्टिकल अखबार में अगर भेज दिया तो उसे क्या बोलते हैं आप, आर्टिकल, कि ये आर्टिकल हो गया आप। ठीक है। और अगर मैं इंस्ट्रक्शन
इंफॉर्मेशन तो दे रहा हूँ, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक़ हिदायत से है कि नंबर 1 पे ये करें, नंबर 2 पे ये करें, नंबर 3 पे ये करें। ये जितने मैनुअल होते हैं ना, मैनुअल समझते हैं आप, कोई डिवाइस मंगाते हैं उसके साथ किताबचा आता है जिसमें लिखा होता है 1 2 3 4 5 कैसे काम करता है ये। तो उन सबको आप क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। और जो तीसरा मौजू है वो है इंसाइक्लोपीडिया और रेफरेंस। इंसाइक्लोपीडिया और रेफरेंस क्या मतलब हुआ इसका? यानी लिखने वाला जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है वो इंसाइक्लोपीडिया की फॉर्म में है या रेफरेंस की फॉर्म में है। ये जो लुग़त लिखी जाती है और डिक्शनरी लिखी जाती है, लुग़त में इन्फॉर्मेशन है ना, लेकिन कैसी इन्फॉर्मेशन है? लफ्ज़ों की। या डिक्शनरी आप खोल रहे हैं, उसमें लफ्ज़ उसके क्या लिखे हुए? मायने, लफ्ज़ और मायने, लफ्ज़ और मायने। तो जैसे मैंने आपको पोस्ट की थी मुहावरे बहुत सारे, यहाँ मुहावरा लिखा हुआ, सामने क्या लिखा हुआ है उसका तर्जुमा लिखा जुमला बना के। तो ये जो जिस आदमी ने ये तहरीर लिखी है वो दरअसल आपको क्या देना चाह रहा है, और इन्फॉर्मेशन के लिए उसने कौन सा तर्ज इख्तियार किया है? रेफरेंस। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? जिसमें एक लफ्ज़ की पूरी मालूमात होती है। जैसे मिसाल के तौर पर शेर, तो उसकी तस्वीर होगी, फिर उसकी मालूमात होगी, शेर चौपाया जानवर है, गोश्तखोर है, मैमल है, ठीक है, और मज़ीद वो खाता क्या है, वो रहता कहाँ है, सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो उस किताब को आप क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। और रेफरेंस बुक भी कहते हैं। और डिक्शनरी भी आ गई इसमें, लेकिन डिक्शनरी में सिर्फ लफ्ज़ के मायने होते हैं, सारी तफसील कहाँ होती है? इंसाइक्लोपीडिया में होती है। अभी आपके पास जो इंटरनेट है उस पर जब आप कोई लफ्ज़ लिखते हैं, आप लिखिए लॉइन, जैसे आप लॉइन लिखेंगे तो और नीचे बहुत सारे लिंक खुलते हैं। उसमें जो पहला लिंक होता है वो होता है विकीपीडिया। कभी आप गौर से देखें, आमतौर पर जो भी लफ्ज़ लिख के आप सर्च करेंगे तो पहली जो लिंक आएगा वो क्या आएगा? विकीपीडिया। तो इंटरनेट पे जो इंसाइक्लोपीडिया है उसका नाम क्या है? विकीपीडिया। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो लफ्ज़ आपने लॉइन लिखा था उस पूरे लॉइन की पूरी तफसील, तस्वीर, उसकी किस्में, ठीक है, वो खाता क्या है, वो रहता कहाँ है, कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है, ठीक है, उसके दांत कितने होते हैं, मज़ीद। और फिर वो उस विकीपीडिया में भी लिंक होते हैं बहुत सारे, उसको क्लिक करें तो वो कहीं और ले जाता है आपको पूरी तफसीलात बताने के लिए। ये बात क्लियर हो गई। तो मुसन्निफ़ दरअसल क्या चाह रहा है? इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो कितने तर्ज इख्तियार कर सकता है? ऐसे लिखेगा, वो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन लिखेगा, वो इंसाइक्लोपीडिया या फिर रेफरेंस लिखेगा। दूसरी बात हो गई है। तीसरी बात हम कंप्लीट कर लेते हैं इसे। ये मिटा दूँ ऊपर वाला? पहले मिटाने से पहले समझ लीजिए हम क्या मौजू पढ़ रहे हैं। पर्पज़ ऑफ स्टोरी। यानी जब भी आप कोई कहानी या कोई किताब पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद आप सोचते हैं या पहले पूछते हैं कि इस कहानी का मकसद क्या है, मुसन्निफ़ ने क्या सोच के लिखा है। तो मुसन्निफ़ जब बैठ के लिखना सोचता है तो उसके जहन में 3 बड़ी बातें होती हैं। नंबर 1, मैं एंटरटेनमेंट के लिए लिख रहा हूँ। नंबर 2, मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिख रहा हूँ। और नंबर 3, मैं जो है वो आपको किसी चीज़ पर उकसा रहा हूँ। मैं आपको किसी चीज़ पर उकसा रहा हूँ। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट लिख दिया, अभी मेरा एक पम्फलेट आएगा आपके हाथ में जिसमें स्कूल के बारे में लिखा होगा। तो ये जो तहरीर है ये क्या है? मैंने आपको उकसाया है, मैं आपको किसी काम पर उकसा रहा हूँ, यानी मेरी तहरीर आपको किसी काम पर उकसाती है। इसको कहते हैं एडवर्टीज़मेंट, ठीक है। और कैंपेन का मतलब ऐसी तकरीर, ऐसी तहरीर जो आपका लहू गरमा दे। उसमें मैंने लिखा हो इमरान ख़ान बदमाश आदमी है, उसने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया है, आओ निकलो बाहर, चलो एहतजाज के ऊपर। जैसे आपने उसको पढ़ा लहू गरमाओ, चलो निकलो, झंडा ले गए, सब पहुँच गया वहाँ पे। तो वो जो तहरीर थी वो कौन सी तहरीर थी? उकसाने वाली तहरीर। तो उकसाने वाली तहरीर को तीसरे नंबर पे हम कहते हैं परसुएड। इंग्लिश में कहते हैं परसुएड और उर्दू में कहते हैं उकसाना। तीसरा जो टाइप होता है मुसन्निफ़ की नज़र में वो होता है परसुएड। स्पेलिंग क्या है परसुएड की?
परसुएड या उकसाना, बुनियादी मकसद क्या है कि लोगों को उभारा जाए, लोगों को उकसाया जाए। इसके अंदर भी 3 तरह से तहरीर लिखी जा सकती है। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। नंबर 2 कैंपेन, कैंपेन स्पीच, और नंबर 3 नोट्स। ठीक है, तो मैं आपको किस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, ये जो तहरीर आपके सामने आई है उसके बारे में आप ये फ़ैसला कर रहे हैं कि जिस मुसन्निफ़ ने इसको लिखा है उसके जहन में क्या बात थी, किस मौजू पे ये तहरीर है, मुसन्निफ़ के नुक्ता नज़र से कौन सा मौजू है। तो ये मौजू कितने होते हैं? 3। नंबर 1 इंटरटेनमेंट, वो क्या करता है आपको इंटरटेन करने के लिए, मिज़ाह के लिए, तफरीह के लिए लिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। नंबर 3 परसुएट करना चाहता है, वो आपको उकसाना चाहता है। सही है। इंटरटेनमेंट कितने तरीक़ों से हो सकती है? वो कोई स्टोरी लिख देगा, कोई पोएम लिख देगा, कोई सॉन्ग लिख देगा, ठीक है, और कोई ड्रामा लिख देगा। इतने तरीक़ों से वो लिख सकता है। और इन्फॉर्मेशन वो कितनी तरीक़े से दे सकता है? वो ऐसे या कोई आर्टिकल लिखेगा, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन देगा, कोई रेसिपी बताएगा, या कोई बुकलेट लिख रहा है ये मोबाइल कैसे काम करता है, तो उस पूरी किताब आ जाती है सामने जिसमें लिखा होता है कि भाई पहले ये दबाइए ये खुलेगा, फिर ये दबाइए ये खुलेगा। इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। और तीसरी तरह से इन्फॉर्मेशन कैसे देगा मुसन्निफ़? इंसाइक्लोपीडिया, यानी एक लफ्ज़ जो है उसकी पूरी तफसीलात वो बंद करेगा, या फिर डिक्शनरी और रेफरेंस। सही है, इस तरह से भी वो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है, इस सूरत में मिलेगी। और तीसरी बात क्या है? परसुएडिव राइटिंग, यानी वो आपको ऐसी तहरीर लिख रहा है जो आपको उकसाती है। उसके अंदर क्या है? एडवर्टाइजमेंट है, वो दावत देती है आपको। टेलीविज़न में जितने भी एडवर्टाइजमेंट आती है वो क्या करती है? आपको दावत देती है, ये वाली चाय पियो, ये वाला शैम्पू लगाओ, हमारा साबुन इस्तेमाल करो। सही है, हमारे शैम्पू जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसको देख के लोग क्या करते हैं? फिर उस पर अमल करते हैं, जाके ख़रीदते हैं। सही है। जब दांत में दर्द होगा तो क्या लगाना चाहिए? सेंसोडाइन। कैसा आया दिमाग में? तो यही उन्होंने उकसाया आपको, बार बार दिखा के क्या वो आप जब दांत में दर्द होगा आपको क्या ख्याल आना चाहिए? सेंसोडाइन। तो वो आप जाके फिर क्या करोगे? सेंसोडाइन लोगे। इसी तरीके से कैंपेन स्पीच का मतलब ये है कि ऐसी तहरीर जिसको पढ़ने से किसी ख़ास कैंपेन चलाने में, कोई ख़ास लोगों को किसी ख़ास डायरेक्शन में, सियासी तौर पर ज़्यादातर इसको हम कहते हैं। सही है। स्कूल के अंदर भी बच्चे कर सकते हैं, कैंपेन चला रहे हैं। किस बात पे कैंपेन चला रहे हैं? कि भाई स्कूल के अंदर जो है वो हर क्लास में मॉनिटर होना ज़रूरी है। तो सर को जाके किसी ने बोला, सर ने बोला भाई हमारे पास टाइम नहीं है इतना। तो आपने बोला अच्छा आप नहीं मान रहे हमारी बात, अब हम कैंपेन चलाएंगे। फिर आपने सारी क्लासेस में जाके तकरीरें शुरू कर दी। ये कोई स्कूल है, ऐसा कोई स्कूल होता है जिसमें तो मॉनिटर होने चाहिए, आप लोग सब मेरे साथ हो, वो हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जो आप तकरीर कर रहे हो, ये जो बातें कर रही हैं, सब क्या है? कैंपेन चल रही है किसी ख़ास मौजू के ऊपर। तो यही बात अगर लिखी भी आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे कि जनाब जो मौजू है उसमें परसुएट करने की कोशिश की है मुसन्निफ़ ने, और उसका मौजू क्या है? कैंपेन। और फिर नोट्स का मतलब भी यही होता है कि आप किसी को पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 हालात बता के उसको फिर कहते हो कि आगे का काम आप करें।
ठीक है। तो अब इसमें 7 बातें हमने पढ़ ली, एक बात रह गई है, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम आपसे डिस्कस करके 8 हो गई ना, 8 थी, हमने कितनी पढ़ा दी? 8 पढ़ा दी, 9 थी, और बस एक आखिरी चीज़ रह गई है, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे और फिर हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।